नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं संधि को। इससे पहले हमने बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट व्याकरण के कवर किए हैं। संज्ञा और सर्वनाम से शुरू करके काल तक हमने देखा था। काल यानी समय। अब उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान में अलग अलग भेद थे तो उनकी भी जानकारी प्राप्त की थी। पहचानने का तरीका देखा था। यहाँ संधि को देखेंगे तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना या फिर मिलाना। तो दो वर्णों को अथवा दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं और इससे होती है संधि। अब ये संधि कई प्रकार की होती है, तो इसमें संधि के भेद पर सीधे आ जाइए और अलग कर देंगे। ये तो सीधी जानकारी है कि शब्दों को अगर आप अलग कर देते हैं या पदों को अलग कर देते हैं तो ये एक विच्छेद की प्रक्रिया है, यानी दोनों को आप एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं। तो ये संधि विग्रह या फिर संधि विच्छेद कहलाता है। आमतौर पर विग्रह समास का होता है और विच्छेद जो है वो संधि का होता है। अब यहाँ देखिए संधि के भेद दिए हुए हैं। तो वर्णों के आधार पर अगर देखें तो संधि के 3 भेद होते हैं और ये आप भी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अगर प्रकार देखे जाएं तो पहले तो परिभाषा देखिए। दो स्वरों के द्वारा उत्पन्न विकार, दो स्वरों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार और रूप परिवर्तन, ये कहलाता है स्वर संधि। जैसे कि विद्याधन अर्थी। अब यहाँ पर दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। विद्याधन अर्थी, द्य जो यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ आ की मात्रा है और यहाँ अर्थी जो शब्द है इसमें पहला वर्ण अ है, तो दोनों को आप क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। तो अंतिम रूप से इसका जो परिणामी है वो आ प्राप्त होगा। वो सूत्र हम नीचे देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये दो स्वरों के सहारे यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो इस तरह का जब होता है तो स्वर संधि। ऐसे ही सूर्यधन उदय है, मुनिधन इंद्र है, मुनीन्द्र बन जाएगा। कविधन ईश्वर है, कवीश्वर हो जाएगा। महाधन ईश है, महेश हो जाएगा। 5 भेद इसके होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि। ये 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि में दो जो सवर्ण स्वर हैं वो मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, मतलब दीर्घ उच्चारण वाले स्वर बन जाते हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि अ, आ, ई, मतलब छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इसके बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों का मिलाकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाता है। तो ये तो बता दिया गया। अब इसको आप यहाँ विथ एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि अ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अ में अ जोड़ा तो आ बना। अत्र धन अभाव। अब यहाँ देख रहे हैं कि अत्र, अ का भाव निकल रहा है इसमें से, और अभाव में पहला वर्ण अ है। अ को अ से जोड़ा तो बन गया आ, यानी अत्राभाव हो जाएगा। वैसे ही कोण धन अर्क में भी वही बात है। कोण में अ है, मतलब अ का उच्चारण है, और अर्क में पहला वर्ण अ है तो ये कोणार्क हो जाएगा। छोटी ई और छोटी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। गिरिधन इंद्र, र पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ इंद्र में पहला जो वर्ण है वो छोटी ई है, तो छोटी ई में छोटी ई जोड़ा तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा गिरीन्द्र। र पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। वैसे ही भानुधन उदय में है, न पे छोटे ऊ की मात्रा है और उदय में जो पहला वर्ण है वो ऊ है, मतलब छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ में छोटा ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ हो गया, यानी भानुदय हो गया। इसके बाद आ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा। ऐसा भी होता है जैसे विद्याधन अर्थी को आपने देखा, वैसे ही लज्जाधन अभाव होता है। मतलब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, लेकिन अंत में जो फाइनल इसका होगा और दूसरे में सिर्फ अ है, आ की मात्रा नहीं है। तो ऐसा अगर मेल हुआ तो भी इसका जो रिजल्टेंट है वो आ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आ और अ को जोड़ेंगे तो भी आ मिलेगा, अगर अ और आ को जोड़ेंगे तो भी आ मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में दीर्घ उच्चारण होगा। तो ये नीचे वही चीज़ है। शिवधनालय, इसमें यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, शिव मतलब शिव, तो अ यहाँ जो है एक स्वर के तौर पे छिपा हुआ है, और आलय में जो पहला वर्ण है वो आ है, तो अ में आ जोड़ा तो आ हो गया, शिवालय हो गया। वैसे भोजन धन आलय, भोजनालय हो जाएगा। और आ को जोड़ेंगे तब तो डेफिनेटली आ होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे विद्याधनालय, महाधन आशय, महाशय हो जाएगा। ऐसे होता है। अब छोटी ई बड़ी ई में भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर छोटी ई में बड़ी ई जुड़ता है तो बड़ी ई प्राप्त होती है, और बड़ी ई में छोटी ई जुड़ेगा तो भी बड़ी ई प्राप्त होगी, बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ेगा तो बड़ी ई प्राप्त होगी। मतलब तीनों ही कंडीशन में जो परिणामी है वो बड़ी ई ही मिलने वाला है, क्योंकि दीर्घ उच्चारण हम यहाँ देख ही रहे हैं। जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई का गिरिधन ईश है। अब र पे छोटी की मात्रा है और ईश में जो पहला वर्ण है वो बड़ी ई है, तो गिरीश हो जाएगा। महीधन इंद्र है। अब यहाँ पे ह पे बड़ी की मात्रा है, मही, मही मतलब पृथ्वी को कहा जाता है, तो ह पे बड़ी की मात्रा है, यानी बड़ी ई का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। और इंद्र में जो ई है वो कैसी है, छोटी है, तो महींद्र हो जाएगा। अंत में जो फाइनल इसका मात्रा लगेगा वो बड़ी ई की मात्रा है। वैसे ही यहाँ बड़ी बड़ी देख लीजिए, पृथ्वी, व पे कैसी मात्रा है, बड़ी ई की, और ईश में जो पहला वर्ण है वो क्या है, बड़ी ई है ही है,
तो बड़ी ई को आप बड़ी ई से जोड़ेंगे तो ये बड़ी ई ही प्राप्त होगी, यानी बन जाएगा पृथ्वीश। वैसे ही ऊ का भी होता है, और री में तो आप ये समझ लीजिए कि पहले बड़ी री और छोटी री होती थी, लेकिन वर्णमाला में लगातार परिवर्तन हुए हैं, तो अभी एक ही री हो गई है जो कि छोटे के तौर पे भी काम करती है और बड़े के तौर पे भी। तो छोटे ऊ में अगर बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ प्राप्त होगा, और बड़े ऊ में बड़ा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ आप देखें कि स्वयंभू धन उदय, तो स्वयंभूदय हो जाएगा, यानी फाइनल जो मात्रा लगेगी वो बड़े ऊ की होगी। और वैसे ही भानुधन उदय, इसमें भी न पे आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, तो ये जुड़कर बड़ा ऊ हो जाएगा। री में री जुड़ेगा तो डेफिनेटली री ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे पितृ, यहाँ त पे आप देखें कि री की मात्रा लगी, और ऋण में पहला जो वर्ण है वो री है ही है, दोनों को जोड़ दिया तो ये पितृण हो जाएगा, और कोई मात्रा इसमें काम नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें गुण स्वर संधि को, तो इसमें क्या है कि अ या आ के बाद, या यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अ या आ के बाद ई या ई, ध्यान से देखिए, ऊ या ऊ या फिर री आए, मतलब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, मतलब ए ओ और अर हो जाते हैं। अब अर क्या चीज़ है, तो ये र के साथ ऐसे हलंत है, तो जल्दी से बोल देंगे बस यही बात। मिलाकर देखते हैं, तो यहाँ सूत्र दे रखा है और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे अ में ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अ में ई जोड़ा गया, मतलब अ में छोटी ई जोड़ी गई तो ए बन गया। जैसे कि देव में इंद्र जोड़ा गया तो देवेंद्र बन गया, यहाँ ए की मात्रा होगी। वैसे ही अ में अगर बड़ी ई जोड़ दें तो भी ए बनेगा, जैसे कि देव में ईश जोड़ दिया, देव अ का उच्चारण हो रहा है और ईश में पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई है, जोड़ दिया तो ये बन गया देवेश। उसके बाद आ में ई जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा। लेकिन अगर आप अ में ऊ जोड़ देते हैं, अ में ऊ जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ओ। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे चंद्र में आपने उदय जोड़ दिया तो बनेगा चंद्रोदय, यानी अंतिम जो बीच की मात्रा है जहाँ संधि हो रही है वहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी, चंद्रोदय। वैसे ही यहाँ अ में अगर बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा। जैसे समुद्र में आप ऊर्मी जोड़ रहे हैं, ऊर्मी मतलब होता है लहर, तो समुद्र की लहर इसका तात्पर्य है, तो ये बन जाएगा समुद्रोर्मी, पढ़ेंगे ऐसे, और ओ की मात्रा लगाएंगे जहाँ संधि हुई है, जहाँ ज्वाइंट है। इसके बाद इधर आ जाइए, आ में अगर ऊ जोड़ते हैं तो भी ओ आएगा, ये फाइनल है। ओ जो है वो कई कंडीशन में आ रहा है, तो जो एक साथ ओ वाले हैं उनको आप रट सकते हैं। अगर आ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ आएगा, जैसे महा में उत्सव जोड़ दिया तो बन गया महोत्सव। महा यानी ह पे आ की मात्रा है और उत्सव में जो ऊ है वो छोटा है। इसके बाद आप देखिए, आ में अगर बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो भी ओ प्राप्त होगा, जैसे कि गंगा, अब ग पे आ की मात्रा है, और ऊर्मी, ऊर्मी मतलब लहर, तो गंगा की लहरें। अब यहाँ ऊर्मी में जो ऊ है वो कैसा है, बड़ा ऊ है, तो आ की मात्रा में जब बड़े ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो ये बन जाएगा ओ, यानी गंगोर्मी। इसके बाद देव और ऋषि में भी वही हाल है, तो यहाँ देखिए री है, अब जब री आता है तो क्या होता है, अर्र बन जाता है, और ये जो अर्र है इसमें र के साथ हलंत लगेगा, हल स्वर का उच्चारण होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि अ में अगर री जुड़ेगा तो भी अर्र बनेगा, और आ में अगर री जुड़ेगा तो भी अर्र बनेगा। जैसे देव, अब वो के साथ अ की मात्रा है, और ऋषि में जो पहला वर्ण है वो क्या है, री है, तो यहाँ अर्र होना चाहिए। तो इसको थोड़ा दबा कर क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही आप उच्चारण करते हैं, ये सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन आप पढ़ेंगे क्या, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि, तो अर्र की मात्रा यहाँ निकल रही है। और वैसे ही महाधन ऋषि, महर्षि, देखिए ये हिंदी को वैज्ञानिक भाषा बार बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इन्हें उच्चारित करके, मतलब इसके जो वर्ण और शब्द हैं उनको उच्चारण अगर सही करेंगे तो आप सही लिखेंगे। तो उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जैसा उच्चारण मतलब जैसा लिखा है शब्द वैसे ही उसको पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद अब वृद्धि स्वर संधि यानी वृद्धि संधि को कुल मिलाकर देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसका नाम है वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि ही होती है। जैसे कि अ में ए जोड़ा तो ए हो जाता है, इसमें यही कहा गया है कि अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अब कैसे होता है, तो देखिए अ और ए जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, जैसे एक में एक जोड़ दिया, अब एक क के मतलब क के साथ यहाँ अ का उच्चारण निकल रहा है, और उसके साथ आपने एक जोड़ा तो दूसरा वाला जो एक यहाँ लिखा हुआ है उसका पहला वर्ण क्या है, ए है, तो अ और ए का मेल हुआ तो ये ए हो गया, यानी एक एक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ अ और ए को जोड़ेंगे, जैसे कि नवधन ऐश्वर्य। अब नव, इसमें अ का अंतिम उच्चारण हो रहा है, और ऐश्वर्य में पहला वर्ण क्या है, ए है, तो अ और ए का मेल हो रहा है तो ये बन जाएगा नवैश्वर्य। इसके बाद आ और ए को जोड़ेंगे, माफ कीजिए, आ और ए को जोड़ेंगे पहले तो ए बनेगा, जैसे महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। अ और ओ को जोड़ेंगे तब ये थोड़ा सा अलग है, तो अ हो जाएगा, जैसे कि परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी हो जाएगा। तो सिर्फ आपको सूत्र दिमाग में रहना चाहिए, बाकी तो आप शब्द आराम से पकड़ लेंगे। अ में अ जोड़ेंगे तो अ ही बनेगा, इसमें और कुछ नया नहीं बनेगा, जैसे परम धन औषध, परमौषध हो जाएगा। आ में अगर अ जोड़ते हैं तो भी अ बनेगा, दोनों में अ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आ हो या अ हो, अगर उसके साथ अ का मेल हो रहा है तो अंतिम हमें परिणामी मिलेगा अ, जैसे कि महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। इसके बाद यण को देख लीजिए, यण स्वर संधि, और इसमें यह है कि अगर छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है,
मतलब कोई दूसरा स्वर आता है तो ई यानी छोटी ई और बड़ी ई इनका यू हो जाता है। इनको ध्यान से देखिएगा, अगर छोटी ई बड़ी ई के बाद ऐसा होता है तो उनका यू हो जाता है। अगर ऊ है तो उसका व हो जाता है और व के साथ हलंत रहेगा, और री का र हो जाता है, मतलब र के साथ ऐसे हलंत लगाएंगे। कैसे होता है वो सूत्र नीचे दिया है। परिभाषा से ज़्यादा आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। टेबल को अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ई में अगर अ जोड़ा तो य बन गया, जैसे यदि धन अपि यद्यपि हो जाता है। यदि में छोटी ई की मात्रा है और अपि में पहला वर्ण अ है तो ई में अ जुड़ा तो य हो जाता है। यहाँ आपने देखा ना, इस तरीके से। और उसके बाद देखिए ई में ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक हो गया। ई में आ जोड़ेंगे तो या बन जाएगा, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक हो गया। ई में आ जोड़ा तो मतलब बड़ी ई में आ जोड़ा तो या हो गया, जैसे सखी धन आगमन। अब ख पे कैसी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, और आगमन में पहला जो वर्ण है वो आ है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ ही माफ कीजिए या अंतिम में मिलेगा, यानी आ की मात्रा रहेगी लेकिन लिखेंगे या। तो जहाँ पर संधि हुई है वहाँ पर या शब्द आएगा तो हो जाएगा सख्यागमन। वैसे ही ई में अगर ऊ जोड़ेंगे, मतलब छोटी ई में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, मतलब य पे छोटे ऊ की मात्रा। तो अति यहाँ पे त पे छोटी ई है, मतलब मात्रा छोटी ई की है। और उत्तम में जो पहला वर्ण है वो क्या है, छोटा ऊ है, तो छोटी ई में छोटा ऊ जुड़ा तो बन गया यू। तो इस प्रकार से अति उत्तम कहते हैं ना, अति उत्तम। इसके बाद ई में ऊ जोड़ेंगे, मतलब छोटी ई में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो यू बन जाएगा, जैसे कि बी धन ऊ व्यू हो जाएगा। व्यू को देखकर लगता नहीं है ऐसा कि इसका ऐसा विग्रह हो सकता है, लेकिन ये होता है। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ई और ए, इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, जैसे देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य हो जाएगा, देव्यैश्वर्य हो जाएगा। यहाँ इसमें जो मात्रा है वो आदि हो जाएगी। इसके बाद री और आ को देख इसमें मिलाएंगे तो ये रा हो जाएगा। इस प्रकार से री में अगर आप आ मिलाएंगे तो ये रा हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो री की मात्रा होती है जैसे मातृ। अब यहाँ पे त पे कैसी मात्रा है, री की मात्रा है, तो ये मातृ। और आ यहाँ आप देख रहे हैं आनंद में जो पहला वर्ण है वो आ है, तो ये दोनों जब मिलाएंगे तो रा का उच्चारण होगा, मतलब जो मात्रा लगेगी वो असल में रा की होगी, तो ये हो जाएगा मात्रानंद। मातृ और आनंद को जोड़ेंगे तो मात्रानंद। वैसे ही मातृ और आज्ञा में भी वही सेम मेल मिलाप है, तो ये मात्राज्ञा हो जाएगा। आ की मात्रा लगेगी वो भी र पे। इसके बाद आप इधर वाले को देखिए, तो ऊ में अगर अ जोड़ेंगे तो व बनेगा, उदाहरण के तौर पे अनुधन अ अन्वय हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊ में अगर आ जोड़ेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप, तो वा हो जाएगा, सुधन आगत स्वागत हो जाएगा, सुधन अक्ष स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, जो आंखों को सुंदर लगे वही क्या है, स्वच्छ है। इसके बाद अनुधन वीक्षण में अनुवीक्षण हो जाएगा। वधु और आगमन का आप देख रहे हैं, तो ये मेल कैसे हो रहा है, ऊ में जब आ जोड़ रहे हैं तो वा बन रहा है, जैसे यहाँ सुधन आगत जो है वो स्वागत बना था। अब यहाँ क्या हो रहा है, छोटे ऊ में बड़ी ई जुड़ रही है तो ये बन जाएगा वी, कुछ इस प्रकार से, यानी अनुधन वीक्षण अनुवीक्षण हो जाएगा। ऐसे ही अणुधन वीक्षण अणुवीक्षण हो जाएगा। और बड़े ऊ में अगर आ जुड़ेगा, यानी यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, आप देख रहे हैं वधु में ध पे बड़े ऊ की मात्रा है, और आगमन में जो पहला वर्ण है वो आ है, तो बड़े ऊ में जब आ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, वध्वागमन हो जाएगा। वैसे ही ऊ में अगर ए जुड़ेगा तो वे हो जाएगा, जैसे अनुधन एषण अन्वेषण। और ऊ में अगर मतलब बड़े ऊ में अगर ए जुड़ता है, बड़ा ऊ रहेगा, मतलब बड़े ऊ का वहाँ पे स्वर उच्चारण होगा और उसके साथ ए का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हो जाएगा वय। तो ये वधु ऐश्वर्य, मतलब वधु धन ऐश्वर्य। अब देखिए ध पे बड़े ऊ की मात्रा है तो वधु, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा जुड़ रही है ए के साथ। ऐश्वर्य यहाँ पे जो शब्द है इसमें पहला वर्ण क्या है, ए है, तो ये वध्वैश्वर्य हो जाएगा। इसके बाद अब री का नंबर आता है, तो री में आप देख रहे हैं कि जब अ जुड़ता है तो र प्राप्त होता है, और री में अगर ई जुड़ेगा तो री प्राप्त होगा। पितृधन अनुमति पितृ अनुमति हो जाएगा इस र के उच्चारण के हिसाब से। और यहाँ र कैसा प्राप्त होता है, तो र के साथ हलंत होता है, यानी ये आधा ही रहता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये त्र के तौर पे है, मतलब त के साथ र चिपक गया। और री के साथ ही जुड़ेगा तो री हो जाएगा, जैसे मातृधन इच्छा मातृच्छा हो जाएगा। यहाँ वही चीज़ जोड़कर बताई गई है, मतलब उस सूत्र को एक साथ कर दिया गया है ताकि आप इसे याद कर सकें। पीछे एग्जाम्पल के साथ दिया था, यहाँ एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। इसके बाद अयादि स्वर संधि को देखिएगा। नियम ये कहता है कि यदि ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे कि ए का अय हो जाता है, मतलब इसमें देखिए भिन्न स्वर का मतलब है कि कुछ अलग स्वर आता है। अगर ए और ओ के बाद कोई डिफरेंट टाइप का स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में पहली कंडीशन ये होती है कि अगर ए के बाद ऐसा होता है तो अय हो जाता है, अय के बाद ऐसा होता है तो आय बन जाता है अंतिम संधि स्वर जो है। और ओ के साथ ऐसा अगर होता है, मतलब ओ वहाँ पे पहले से मौजूद था और वहाँ पे कोई भिन्न स्वर आ गया तो उसका अव हो जाता है, ऐसा होता है। साथ में एक और है, औ का आओ हो जाता है। तो कैसे होगा वो देखिए, ए के साथ अगर अ जुड़ता है तो अय हो जाता है, अय के साथ अगर अ जुड़ता है तो आय हो जाता है, औ के साथ अगर अ जुड़ता है तो आव हो जाता है, अय के साथ अगर ई जुड़ेगा तो आई हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये चीज़ जो है ना इसका कोई समाधान नहीं। इसके बाद औ यहाँ देख रहे हैं आपकी ओ है और अ है, दोनों को मिलाएंगे तो अव बनेगा, और औ में अगर ऊ जोड़ देंगे तो आव हो जाएगा। इसके बाद ओ में ई जोड़ेंगे तो अव होगा, और यहाँ पे ओ के साथ जब बड़ी ई को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है अवी,
और औ के साथ जब छोटी ई को जोड़ते हैं तो बन जाता है आवी। आवी मतलब आओ। तो इस तरह का ये बनता है, ये अयादी संधि है और इसके जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग हैं। इसके बाद अब व्यंजन संधि में चलते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हमने देखे। ये कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है और इसमें व्यंजन का स्वर के साथ या तो मेल होगा या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाएगा और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएगा व्यंजन संधि। नियम यह कहता है कि म वर्ण के बाद क से म तक का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार अथवा उसके बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण जो पंचमाक्षर का नियम है वो यहाँ लागू हो जाता है। और म वर्ण के बाद क से म तक का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार, वही चीज़ 2 बार रिपीट कर गई है, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे समधन कल्प, संकल्प हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि म जो है वो किस रूप में परिवर्तित हुआ। वैसे ही इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ आप चाहे इस तरीके से लिखिए या फिर आजकल लिखते हैं इस तरीके से। अब पहले लिखा जाता था, प्रचलन से बाहर हो गया है। अब हम लिखते हैं संकल्प। तो स के ऊपर हमने क्या किया, अनुस्वार इस्तेमाल किया। इसके बाद समधनगत, संगत हो जाएगा, स के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ यहाँ पे। और सम के साथ अब आप पूर्ण जोड़ेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। लिखने का तरीका इस तरह का होता है। कंठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य और ओष्ठ जो वर्ण होते हैं उनको एक बार देख लीजिए। क्योंकि कहा गया कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है तो उसमें जब वैज्ञानिक भाषा है तो इसमें स्वर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कंठ ध्वनि तो होती ही है लेकिन उसके साथ साथ मुंह के अलग अलग हिस्से हमें सपोर्ट करते हैं, विशेष रूप से जीभ। जीभ के बगैर उच्चारण संभव नहीं है। कुछ स्वरों का उच्चारण हो सकता है लेकिन ज़्यादातर का नहीं हो पाएगा। तो जीभ हमारी जहाँ जहाँ मुंह के जिस हिस्से से सपोर्ट मांगने जाती है, जैसे दांत के पास गई तो वो दंत कहलाएंगे। तालू से जाकर चिपक रही है और तालू का सहारा लेकर उच्चारण कर रही है तो वो तालव्य कहलाएंगे। मूर्धा से जाकर सट रही है, मूर्धा क्या होता है, ये कंठ और तालू जो होता है उसके बीच में कटोरी नुमा जो एक खाली जगह होती है ऊपर मुंह के हिस्से में। आप अपनी जीभ को एकदम ऊपर ले जाइए मुंह के तो कटोरी नुमा एक खाली गड्ढा जैसा होता है ना अंदर, तो उसको कहते हैं मूर्धा। तो ये मूर्धन्य होते हैं। वैसे ही तालव्य ओष्ठ, ओठ के सहारे देख लीजिए इसमें कैसे होते हैं। जैसे कंठ हैं तो कंठ के सहारे हम किसका किसका उच्चारण कर सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। जीभ का सपोर्ट इसमें बहुत मामूली है। जीभ जो है वो ध्वनि को सिर्फ नियंत्रित कर रही है लेकिन असली काम इसमें क्या कर रहा है, आपका कंठ यानी गला कर रहा है। और दंत जो होते हैं उसमें त का उच्चारण, मतलब दांत का जो प्रयोग है वो करना पड़ता है। जैसे कि त, अगर आपके दांत ना हो तो या आगे कोई अवरोध ना हो जिससे कि जीभ जाकर लग सके तो इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। त है, थ है, द, ध। बच्चे तोतली बोलते हैं, वो त को ल करके बोलते हैं, र को ल बोलते हैं, तो उनके पीछे दिक्कत होती है। मतलब उनके दांत जो है वो सही प्रकार से जमे नहीं रहते हैं और कुल मिलाकर जीभ का सही प्रयोग करना अभी मुंह को पता नहीं होता है। धीरे धीरे करके जब उनका मस्तिष्क विकसित होता है तो वो अपने मुंह के हर एक अंग का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ मूर्धन्य है तो मूर्धा के सहारे जिसका उच्चारण किया जाए, मतलब जिह्वा आपकी जाकर मूर्धा से लग रही है। जैसे ट है, ठ है। अब ट बोलने के लिए आपको ऊपर की जो कटोरी है मुंह की उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद ठ, ड, ढ, अड़, ढ इस तरह के शब्द हैं। और तालव्य में तालु का प्रयोग करना होगा, जो आपकी तालु है उसका प्रयोग करना होगा। तो च, छ, ज, झ, इयां, ये जो आप देख रहे हैं ना ये इयां है। ओष्ठ में बिना होठों के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके दोनों होठ कोई पकड़ ले तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसमें ए है, इसके अलावा फ है, ब है, भ है, म है, ये सब जो है ये ओठ के सहारे ही उच्चारित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुंह के बाकी हिस्से इसमें कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मूल भूमिका होठों की होती है। तो ये हमने देखा। यहाँ एक सामान्य सा सूत्र दिया है कि क, च, ट, त, प जो है इसके बाद अगर न या म आता है तो ये अपने वर्ण के, माफ कीजिए, अपने वर्ग के, जैसे क वर्ग का है तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो क के बाद गिन लीजिए 5वें नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, उसमें ये बदल जाएगा। अगर च है तो च के बाद 5वें नंबर पे कौन सा वर्ण उसकी पंक्ति में आता है उसमें ये बदल जाएगा। ऐसे ही अपने ही वर्ग के, जैसे क वर्ग है तो अपने ही वर्ग के 5वें, च वर्ग है तो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ट वर्ग है तो उसमें, मतलब ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ पूरा। ठीक, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप वाग्धनमय। अब क को हम क्या करेंगे, इसमें गिन लेंगे 5वें नंबर पे कौन है तो ये वांग्मय हो जाएगा। इसी प्रकार से मतलब अंग आता है ना। और जगतधननाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं त, थ, द, ध, न, तो 5वें नंबर पे क्या है, न है, तो ये अपने 5वें अक्षर में तब्दील हो गया, यहाँ पे न आ गया। षटधन मार्ग, अब ट वर्ग यहाँ पे आ रहा है, ट अंतिम में आ रहा है तो ट से 5वां गिन लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ठीक है, तो यहाँ षण मार्ग हो जाएगा, अड़ आ जाएगा। ये गिनना आसान है, पंचमाक्षर का नियम यही होता है। इसके बाद षटधन मास, षणमास हो जाएगा। इसी तरह से अपधनमय, अब प में देख लीजिए, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, तो ये अपधनमय को जब आपने जोड़ा तो अम्मय हो गया। प की जगह म कैसे आया, वही 5वां वर्ण। वैसे ही उद्धन्नति, उन्नति हो जाएगा। त वर्ग में गिन लीजिए 5वें नंबर पे कौन आएगा, त, थ, द, ध, न आएगा, तो यहाँ न आ जाएगा। इस तरीके से है। बाकी जो कंठ, तालव्य वगैरह था वो हमने पीछे ही देख लिया है। अब ये कहा गया कि त के सामने क, च, ज, ट, ड, द, ल, न, इसमें से कोई अगर व्यंजन आता है, ध्यान से इन्हें देख लीजिएगा, इनमें से अगर कोई आता है तो त को उसी व्यंजन में बदल देते हैं। जैसे सतधन चित,
मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, इस लिस्ट में से अगर कुछ भी आ जाता है, त के आगे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, त को उसी व्यंजन के रूप में बदल देंगे। तो अब क्या आता है इस पर निर्भर करेगा। जैसे त के आगे अब च आ गया, यहाँ च है ना इस लिस्ट में, तो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अब त के आगे च आ गया, यानी त जो है वो पूरी तरह से च में रंग जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सत धन चित है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि त जो है वो अपनी हलंत की अवस्था के साथ है, यानी ये आधा है एक तरह से, तो ये सच्चित हो जाएगा, यानी च बन जाएगा ये। और जब जोड़ेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। वैसे ही वृहद धन टीका वृहद टीका हो जाएगा, मतलब दोनों, अब ये जो त है ये ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही इसमें करना आसान होता है, लेकिन अलग करने के लिए थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा। मतलब मूल शब्द अगर दे दिया और संधि पूछ रहा है तो वहाँ विचार करना पड़ेगा। इसके बाद सत धन जप है, तो ये सज्जन, यहाँ जन होना चाहिए था, ये जप लिखा हुआ है, तो इस तरीके का है। इसमें आप देख रहे हैं कि त के बाद ज आया है, तो इसको भी आप वैसे ही सज्जन लिख सकते हैं, यानी त जो है वो ज में बदल गया। उद्धन डयन है, तो इसमें द जो है वो ड में तब्दील हो जाएगा, तो ये उड्डयन हो जाएगा। वैसे ही तत धन लीन तल्लीन हो जाएगा, मतलब ल यहाँ आया है तो ये वाला जो त है ये भी ल बन जाएगा। लेकिन अब ये भी नियम इसमें कहा गया है कि त के साथ यदि श आता है, श मतलब तालव्य श, बड़ा वाला श जो है वो आता है, तो त का च यानी त की जगह पे च और तालव्य श की जगह पे छ हो जाता है। ये चीज़ है। अब देखिए कैसे, तो सत धन शास्त्र अगर ऐसा हो जाए तो ये बन जाएगा सच्छास्त्र। अब यहाँ ये नहीं करेंगे कि त को भी हम श बना दें, उसकी जगह पे च कर देंगे, वो भी आधा, आमतौर पे आधा ही होता है, और जो तालव्य श है वो छ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा सच्छास्त्र। वैसे ही उत धन श्वास, यहाँ भी तालव्य श इस्तेमाल हुआ है और यहाँ त के साथ हलंत है, तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। त जो है वो च में बदला और तालव्य श जो है वो छाता वाले छ में बदल गया। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार से त के साथ अगर ह हो तो त का द और ह का ध बन जाता है। जैसे उत धन हार, उद्धार हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि त जो है वो किस में बदल गया, त का द हो जाता है, तो त जो है वो द में बदल गया और ह जो है वो ध में बदल गया, तो इस तरह से बना उद्धार। वैसे ही उत धन हरण उद्धरण हो जाता है। अब त के साथ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और दी हुई है कि त के बाद हलंत स हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे उत धन स्थान, उत्थान हो जाएगा, मतलब जिस स्थान पे आप हैं वहाँ से उन्नति आपकी हो रही है। उत यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है वो लग रहा है, तो आपकी उन्नति हो रही है, यानी आपका उत्थान हो रहा है, उसका जो मिला हुआ शब्द है। लेकिन समस्या यहाँ क्या होती है कि जो आधा स होता है, स के साथ हलंत का मतलब समझ रहे हैं ये, तो जब हलंत का यहाँ कॉम्बिनेशन बना है तो इसका मतलब है असल में ये आधा स था, तो ये जो आधा स था ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आधा स हटाया, अब इसके बाद उत और थान जुड़ गया तो ये बन गया उत्थान। ऐसे होता है, लेकिन तभी जब त के बाद हलंत वाला स हो। और यहाँ आप देखें कि पूर्व शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, तो पहले शब्द का जो पहला व्यंजन है, मतलब बाद वाले शब्द का, माफ कीजिए, इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। पूर्व के शब्द के अंत में आ या अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, इन दोनों को छोड़कर ये रहेंगे तो फिर पीछे वाले नियम काम देंगे। इनके अलावा कोई अन्य स्वर आता है और बाद वाले स्वर शब्द का पहला जो व्यंजन है वो या तो स हो या फिर कुछ इसी प्रकार का हो, विशेष रूप से स ही होता है और स के साथ हलंत होता है, तो स का श हो जाता है। मतलब ये जो सामान्य स है ये असल में मूर्धन्य श में बदल जाता है और वो भी हलंत के साथ, यानी जब भी लगेगा तो ये आधा होगा। जैसे निधन सिद्ध, तो ये निषिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ जो छोटा सा था वो मूर्धन्य श में बदल गया। वैसे ही विधन सम विषम हो जाएगा। तो ये सब उसके नमूने हैं। सुषुप्त में भी वही बात है। इसके साथ ये भी कहा गया कि ह्रस्व के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। वो भी च कैसा होता है, आधा च होता है, हलंत के साथ च मतलब आधा च, तो ये बन जाएगा परिच्छेद। ऐसे अब विसर्ग संधि को देख लीजिए, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग का यहाँ लोप हो जाता है आमतौर पे, कुछ कंडीशन में नहीं भी होता है, तो दोनों चीज देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ आता है, यहाँ ध्यान से देखिए, विसर्ग के पहले यदि अ आता है और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आता है, अब उस वर्ग में गिन लीजिएगा कि कौन से पांचवें नंबर पे है, कौन सा चौथा, या फिर य र ल व ह आता है, तो विसर्ग का उ हो जाता है। मतलब विसर्ग जो है ना वो लुप्त हो जाता है, उसकी जगह पे उ आ जाता है। और उ जो है वो पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि विसर्ग संधि तो है ही है, लेकिन उसमें जो स्वर संधि है वो घुस जाती है। यहाँ हमने बात की ना, देखिए विसर्ग का यहाँ पे लोप तो करते हैं तो विसर्ग का उ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उ जो है वो अपने पूर्ववर्ती अ के साथ फिर से एक बार संधि करता है और गुण संधि के नियमानुसार वो ओ बन जाता है। जैसे मना धन रथ, अब आपने क्या किया, इसमें आप क्या किए कि मना में से जो न के आगे विसर्ग था उसको हटा दिया, और यहाँ आपने किया था कि चतुर्थ पंचम या तृतीय वर्ण आता है उस वर्ग का, तो उसके स्थान पे यहाँ कुछ पहचान के लिए जो वर्ण है वो दिए हुए हैं, जैसे य र ल व ह है, तो उसके बाद विसर्ग का क्या होगा, उ हो जाएगा।
अब ऊ जो है वो पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या होगा, ओ हो जाएगा। मतलब मनोरथ आप लिखें तो मनोरथ अच्छा नहीं लगेगा और वो कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। तो पहले तो ये ऊ बनेगा विसर्ग, और बाद में क्या होगा, अ के साथ इसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये ओ बन जाएगा। तो ओ बनेगा तो अंतिम मात्रा हमें ओ की लगानी है, मनोरथ। इसके बाद मनोभाव में भी वही चीज़ है, मनोभाव हो जाएगा। मनोविकार में भी वही सेम नियम लगेगा, मनोविकार हो जाएगा। इसी प्रकार से सरह धन ज सरोज हो जाएगा, पयः धन द पयोध हो जाएगा, पयोधर भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये इसमें नियम है। यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आता है तो ई और ऊ का छोटी, मतलब यहाँ देखिए ई और ऊ कैसे हैं, छोटी ई और छोटा ऊ है, तो इसका बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि निधन रव नीरव हो जाएगा, निधन रस नीरस हो जाएगा, निधन रोग निरोग हो जाएगा। यहाँ जो विसर्ग है उसको हम लुप्त कर देते हैं और बड़ी मात्रा लगा देते हैं। जैसे कि छोटी मात्रा थी तो वो बड़ी की मात्रा में, न पे छोटी की मात्रा थी तो वो बड़ी की मात्रा बन गई। इसी प्रकार से निरोग है या दुराज है, अब दुराज में द पे छोटी ऊ की मात्रा थी, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा हो गई, तो ये तो कॉमन है। अब इसके बाद एक चीज़ और बताई गई है कि विसर्ग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो य र ल व हो, मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या फिर य र ल व ह में से कुछ हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, वो भी कैसा, हलंत सहित, यानी आधा र। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए निधन उपाय, तो ये निरुपाय हो जाएगा इस तरीके से, र अंतिम में आ जाएगा। और निधन जल निर्जल हो जाएगा, दुधन गन दुर्गंध हो जाएगा। इसके बाद निधन विकार निर्विकार हो जाएगा। तो र चूंकि आधा है तो यहाँ आधे र की तरह से ही वो काम कर रहा है, कहीं उड़ंतु र, कहीं पर र के साथ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही निगुण है, निर्गुण हो जाएगा, वो विसर्ग संधि है, कुल मिलाकर विसर्ग का हम लोप कर रहे हैं और उसके आगे आने वाले जो वर्ण है उसके अनुसार उसका परिवर्तन कर रहे हैं। दो नियम इसमें और है। एक नियम तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि च छ या श हो, मतलब तालव्य श, तो विसर्ग का श हो जाता है, मतलब तालव्य श के साथ आप हलंत लगाएंगे, और ट ठ या फिर श हो, इस तरह की स्थिति हो तो फिर जो मूर्धन्य श होता है उसके आगे हलंत लगा देते हैं। और त थ और स हो तो स हो जाता है, मतलब सामान्य स जो है उसके आगे हलंत लगाते हैं। तो इसको हम समझ लेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे देखिए निधन चय, अब यहाँ ये नियम काम कर रहा है, विसर्ग के बाद क्या आया, च आया, तो विसर्ग का क्या होगा, या तो श होगा या फिर ट होगा या फिर ठ होगा या फिर श होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जो बड़ा श है उसको लगाएंगे तो ये बन जाएगा निश्चय। वैसे ही निधन छल निश्चल हो जाएगा, निधन तार निस्तार हो जाएगा। जैसा यहाँ पे वर्ण रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। अब एक चीज़ और है इसमें, यहाँ नीचे देखिए, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, मतलब आगे भी अ हो और पीछे भी अ हो, और पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ बना लेंगे पहले तो, और विसर्ग के बाद वाला जो अ है उसको लुप्त कर देंगे। यहाँ ये काम करेंगे, मतलब विसर्ग को पहले वाले अ के साथ मिला देंगे, नतीजा ये होगा कि ओ प्राप्त होगा, और बाद वाला जो अ है उसको वहाँ से हटा देंगे। अब चूंकि हमने बाद वाले अ को हटा दिया, ठीक है, पहले वाले अ को तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले अ को हमने हटा दिया तो वहाँ जगह खाली हुई। जब वहाँ जगह खाली होगी तो वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगेगा, जो कि एस नहीं है असल में, ये विलुप्ताक्षर कहा जाता है, ठीक है, लुप्ताकार चिन्ह इसको या विलुप्ताक्षर कहा जाता है। जैसे कि प्रथमः धन अध्याय, अब प्रथमः अध्याय नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें आपकी म के आगे विसर्ग है और अगला अ है, और यहाँ थ जो है, ध्यान से देखिएगा, प्रथमः म के साथ भी अ का उच्चारण है और थ के साथ भी अ का उच्चारण है, तो एक अ पीछे है एक अ आगे है, तो पीछे वाले अ के साथ जब विसर्ग मिलेगा तो वो बन जाएगा ओ, यानी म पे अब ओ की मात्रा लगेगी, तो बन गया प्रथमो। और यहाँ से हमने अ को गायब कर दिया तो ध्याय बचा, प्रथमोध्याय। लेकिन बीच में जो स्वर था वो हटा नहीं सकते, मतलब उसको हम लुप्त जरूर कर दिए हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह पे ऐसा एक लुप्ताक्षर लगा देंगे और ये बन जाएगा प्रथमोध्याय, ठीक है। संस्कृत के श्लोकों में आपने ज़्यादा देखा होगा, यशोभिलासिनी में भी वही बात है, मनोभिलाषित में भी वही बात है। तो इस तरह से ओ की मात्रा लगाएंगे और जो एक अ हमने गायब किया था उसकी जगह पे ये लुप्ताकार चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने ये पूरे संधि के नियम देखे हैं। अगले वाले वीडियो में हम समास देखेंगे। इसमें इतना ही।